जैसा कि अभी हम भाग एक पढ़ चुके हैं और भाग एक में हमने जाना कि जो उनका दोस्त था उमा, उसका कैसा शरीर था, कैसे लड़ाई करता था। तो एक बार और जान लेते हैं उसे। जो उमा था उसका लड़ाई करने का तरीका, ढंग उसका बिल्कुल अलग था और उसकी शक्ल सूरत भी बिल्कुल अलग थी। उसका जो सिर था वो हांडी के समान था और उसका सिर इतना बड़ा था और उसका जो शरीर था वो बहुत छोटा था, अर्थात ठिकना था वह। और चार बालिस्त, अर्थात बालिस्त किसे बोलते हैं, जो हमारे अंगूठे से सबसे छोटी उंगली तक का जो साइज़ होता है, एक जिसे हम बिलान बोल देते हैं तो उसे बालिस्त भी बोलते हैं, के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। अर्थात उसका जो सिर था वो इस तरह से था जैसे कि बिल्ली के बच्चे के सिर पर क्या रख दिया हो, हमने तरबूज रख दिया हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखें वाला बंदरिए के बच्चे जैसा उसका चेहरा था। और जो बड़ा ही अजीब लगता था। अब आप देख ही रहे होंगे स्लाइड में पैराग्राफ आपके सामने हैं, जो अभी तक निकले थे वो आप पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं सिर से किया करता था। जब सांड की भांति फुंकारता, सिर झुकाकर किसी को पेट या छाती से मार देता तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती या पसली ही ना इसने तोड़ दी हो। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल बम्बा का अर्थ आप जानते ही होंगे। रेल बम्बा यहाँ क्यों नाम रखा उसका, क्योंकि जो उसका देखिए सिर था या उसकी जो टक्कर थी, कहते हैं ना इंजन जो होता है रेल का सबसे ज़्यादा प्रेशर से वही होता है टक्कर, उसमें वो सबसे तेज़ लगती है उसकी, ठीक है। और तो वही इसलिए उसका नाम भी रेल बम्बा, एकदम स्पीड से वो आता था, मार देता था किसी को। तो उसकी जो टक्कर थी उससे किसी की पसली छाती तक तोड़ देता था, वो छाती की पसली भी तोड़ देता था, तो इसलिए उसका नाम भी रेल बम्बा रख दिया, ठीक है। आगे देखेंगे। हमारा स्कूल बहुत छोटा था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। एच आप समझिए, जैसे एच होता है ऐसी वो 9 कमरे थे जो इस तरह की उनकी जो स्थिति थी, जैसे एच बना होता है इस तरह से वो 9 कमरे बने हुए थे। भाई माफ़ी चाहूँगा, दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। हेडमास्टर आप समझ ही गए, हेडमास्टर का अर्थ होता है प्रधानाचार्य। श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। चिक होता है बेटा बांस का जो पर्दा होता है उसे चिक बोलते हैं। स्कूल की प्रेयर प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। जो मास्टर जी थे, हेड मास्टर जी थे, वह जब प्रेयर में बाहर आते, देखते सभी बच्चों की स्थिति कि वो किस तरह खड़े हैं, तो वो बड़ा प्रसन्न होते। उनका जो चेहरा, गोल चेहरा था, वह खिल उठता और सारे अध्यापक भी जैसे लड़कों की तरह ही कतार बांधकर खड़े होते। अर्थात जो लड़के खड़े होते उनके पीछे सभी मास्टर भी कतार में खड़े हुआ करते। केवल मास्टर प्रीतमचंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा हुआ है। तो जो पीटी टीचर थे जिनका नाम क्या था, प्रीतमचंद, उनका कार्य आप जानते हैं पीटीआई का क्या कार्य होता है, प्रेयर में डिसिप्लिन स्थापित करना। अर्थात
सभी बच्चों को वो देखते थे कि कोई इधर उधर तो नहीं देख रहा, सीधा लाइन में तो नहीं खड़ा। तो इस स्थिति को भांपने के लिए ही वह पीटी टीचर प्रीतम चंद का यही कार्य था कि वह इधर से उधर पीछे घूमते रहते थे। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों अर्थात उनकी जो डांट फटकार थी उसके भय से जो लेखक थे और सभी लोग थे कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते और सीधी कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। और सीधी कतार में बने रहने के साथ साथ उन्हें यह भी ध्यान रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़के के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि जो पीटी टीचर थे वो कैसे थे, बहुत सख्त थे। उनका बर्ताव बड़ा सख्त था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी उधर उधर हिला लेता या पाँव से दूसरी पिंडलियां खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर जैसे बाघ झपटता है इसी तरह उसकी ओर वह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। अर्थात खाल खींचने का जो मुहावरा है उसको सच करके अर्थात आंखों के सामने ही करके दिखा देते थे। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल कैसे थे, उलट स्वभाव के थे। उनका जो स्वभाव था वो मास्टर प्रीतम चंद से बिल्कुल अलग था। और वो कैसे थे, और वह हमें 5वीं और 8वीं श्रेणी में क्या पढ़ाते थे, आप 5वीं और 8वीं में इंग्लिश पढ़ाते थे, अंग्रेजी खुद पढ़ाते थे। वो हमारे में से किसी को भी यह याद नहीं था कि 5वीं कक्षा में भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। अर्थात जो हेडमास्टर जी थे प्रीतम चंद जी थे, माफ़ी चाहूँगा, हेडमास्टर जो शर्मा जी थे, मदन मोहन शर्मा जी, उन्हें कभी भी किसी बच्चे ने किसी की चमड़ी उधेड़ते हुए नहीं देखा था और ना ही ऐसा कुछ सुना था। और चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए कैसा शब्द था, जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम हो। जैसे कभी उन्होंने सरकारी मिडिल स्कूल का नाम सुनते थे तो चमड़ी उधेड़ना भी उनके लिए सिर्फ ऐसा ही था कि कभी सुना सुना नहीं सुना। अधिक से अधिक वह गुस्से में जब गुस्सा भी हो जाते थे, कौन, मदन मोहन शर्मा हेडमास्टर जी, तो क्या करते थे वो, अपनी जो आंखें थीं उनको जल्दी जल्दी से झपकते थे। अपने लंबे हाथ की जो उल्टी उंगलियां थीं उनसे क्या करते थे, एक चपत हमारे गाल पर मार देते थे। तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचे किए हंस देते। अर्थात लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं अपने को इतना कमज़ोर मानता था तो मुझ जैसे भी बच्चे उस समय हंस दिया करते थे। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसे ही मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। कितने पैसे की 2 थी, वैसे 1 पैसे की बात आ रही होगी, यहाँ पर लिखा नहीं है कि जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। अर्थात भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जो ही बड़े मज़ेदार लगती थी, तो इसी तरह हम बड़े हंसते थे उनकी, जब वो गाल पर उल्टे हाथ से चपत मारते थे तो हमें बड़ा मज़ा आता था। उसकी तुलना यहाँ पर नमकीन पापड़ी को खाने से जैसा मज़ा आता है उससे कर दी गई है। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाएं। पहली कच्ची श्रेणी अर्थात जब हमने एडमिशन हुआ, पहली श्रेणी में हम पहुँचे, श्रेणी से लेकर और चौथी श्रेणी अर्थात 4th कक्षा तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति भी हमारी आती थी, कैसी कि हमें स्कूल जाना कैसा लगता था, अच्छा लगता था। और वो स्थिति कौन सी थी, वह स्थिति वो थी जब स्कूल में स्काउटिंग का कैंप होता था, स्काउटिंग का अभ्यास होता था। और उस समय जो पीटी टीचर थे वो क्या करते थे, नीली पीली झंडियाँ को हमारे हाथों में पकड़ा देते थे और 1 2 3 कहते, और झंडियों को हम क्या करते थे, ऊपर नीचे करते, दाएं बाएं करवाते, और फिर वो क्या होती, हवा में लहराती थी। और जब वह हवा में लहराती थी और फड़फड़ाती थी, और उसके साथ हमारी जो ड्रेस होती थी, हम जो यूनिफॉर्म पहने हुए होते थे वो कैसी होती थी, खाकी वर्दी तथा गले में 2 रंगे रुमाल हमारे लटके रहते थे और हम अभ्यास करते थे। और जब हम कोई गलती नहीं करते थे तो क्या होता था, तो वह जो पीटी टीचर थे अपनी चमकीली आंखों से हल्के से झपकाते हुए क्या कहते थे, शाबाश। वो हमें शाबाश कहते थे।
और क्या कहते थे, वेल बिगिन अगेन 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसी लगने हमें लगती थी जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे अर्थात जो मेडल होते हैं उन्हें हमने सभी को जीत लिया हो। कभी यह एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड्डों अर्थात गुड का जो बहुवचन उसे गुड्डो बोल दिया यहाँ पर। गुड आप जानते हैं नोटबुक में जो अध्यापक द्वारा आपको दिया जाता है गुड, उसको यहाँ उसका बहुवचन गुड्डो उससे अधिक मूल्यवान लगने लगती। अर्थात वो क्या कहना चाहते हैं कि एक अध्यापक जो गुड हमें देता था उससे ज़्यादा पीटी टीचर की जो ये शाबाश थी ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छी और मूल्यवान लग रही थी। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब की डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। अर्थात वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें कभी ऐसा भी लगता था कि जो हमने कई साल की जो मेहनत से जो प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल जो थी वो हमारे लिए बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे के भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है। अर्थात सतगुरु से प्यार करोगे, सतगुरु से थोड़ा डर कर रहोगे तो प्रेम जागेगा। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारे प्रेम की भावना जाग जाती, उनसे डर के प्रेम की भावना जग गई। यह ऐसा भी है कि आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती। अर्थात कोई आपको मानिए कभी प्यार आपको लगता है कि ये बहुत सख्त अध्यापक है तो आप उससे डरते हैं और किसी दिन वही आपको अगर शाबाश कह दे, आपको शाबाशी दे तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो वही स्थिति आज यहाँ पर थी। तो मतलब कि लेखक को ऐसा लगता था हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। कहाँ से मिलती थी उसका वर्णन है। हमारे जो हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य लोग थे अर्थात वे धनी लोग थे और उनका लड़का जो था वो लेखक से कितना बड़ा था, 1-2 साल ही बड़ा था। तो मतलब कि वो अगली ही श्रेणी में था, एक श्रेणी ही आगे था लेखक से। तो क्या होता था कि वो अगली श्रेणी में पहुंचता तो उसकी जो पुस्तकें थी वो लेखक उस श्रेणी में आता, उस कक्षा में आता तो वो उसके काम आ जाया करती थी। तो जो हेडमास्टर जी थे वहाँ से उन्हें पुस्तकें लाकर दे दिया करते थे। और अप्रैल में हर साल जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें उसे दे देते थे। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब 1-2 रुपये में आ जाया करती, लेकिन उस समय 1-2 रुपये की भी बहुत वैल्यू हुआ करती थी। तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी श्रेणी में छूट जाती। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि अगर किताबों को अगर वो पैसों में खरीदते, रुपयों में खरीदते तो शायद वो उनकी जो पढ़ाई थी 3री-4थी श्रेणी में ही छूट जाती, क्योंकि उनकी स्थिति, घर की पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। और स्थिति की भी छोड़िए, मेन चीज़ थी कि उनके घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी ही नहीं थी। जब किसी को दिलचस्पी घर में ही ना हो तो वो यही चाहता है कि ये भी ना पढ़े। ठीक है, आगे कॉपियाँ, पेंसिल, होल्डर या शाही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपये साल भर में खर्च हुआ करता। देखिए कॉपी पेंसिल आप समझ गए, होल्डर होता है जिसमें फाउंटेन पेन का निब लगा रहता है। पहले चलते थे, अब पहले बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते थे, अब इसका इस्तेमाल इतना नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा है कि इन सारे जो अदर मटेरियल होते थे जैसे कॉपी, पेंसिल, होल्डर, तो इनका खर्चा कितना आता था, 1-2 रुपये पूरे साल का ही आता था। परंतु उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी, 1 सेर का मतलब आधुनिक वजन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1 सेर में कितने होते हैं, 933 ग्राम, अर्थात कह सकते हैं लगभग 1 किलो के बराबर 1 सेर। तो 1 किलो घी लगभग कितने उसमें आ जाता था, 1 रुपये में भी आ जाया करता था। और 2 रुपये की 1 मन गंदम, गंदम का वैसे अर्थ लकड़ी भी होता है। 40 सेर 1 मन में 40 किलो होता है। बात वही है 40 सेर, क्योंकि 1 सेर में लगभग 933 ग्राम अर्थात 1 किलो के बराबर सा।
इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवार में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस मुझे नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अर्थात जब नई कक्षा में हम पहुंचते तो कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो बहुत ही अच्छा महसूस करते थे, लेकिन वो वाली इच्छा कभी मुझे ऐसी नहीं हुई जो उनको हुआ करती थी। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों पुरानी पुस्तकों में से क्या आती थी, गंध आने लगती थी और जो मेरा मन था वह बहुत उदास होने लगता था। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितना भी मनोविज्ञान की जानकारी अर्थात मन के विज्ञान की मैंने जानकारी हासिल की, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल जो पढ़ाई और नए मास्टर की जो मारपीट थी उसका डर ही कहीं मेरे अंदर बैठ गया था। यही उसका मानना था कि इसलिए शायद उसे उन पुस्तकों से गंध आती हो। ऐसा उसने कब जाना, जब वह मनोविज्ञान की जानकारी प्राप्त कर चुका था, बच्चे के मन के विज्ञान को जान चुका था। सभी तो नए न होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। वो क्या कह रहे हैं कि जो टीचर्स थे हर साल सभी नहीं बदलते थे, कुछ पुराने भी होते थे और कुछ नए बदल जाते थे। कुछ ऐसी ही भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते हैं जैसे हम हरफन मौला हो गए हैं। और उनकी क्या भावना थी कि जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, वे क्या सोचते हैं, वे हमें हरफन मौला समझते हैं। हरफन मौला मतलब विद्या में हमने माहिर हासिल, अर्थात हम विद्वान बन गए हों। वो हमें एक साल में इतना समझने लगते हैं कि हमने इनको विद्वान बना दिया है। यदि उनकी आशाओं पर हम पूरे नहीं उतर पाते तो वो क्या करते हैं, हमें मारते पीटते, हमारी चमड़ी उधेड़ने को तैयार हो जाते हैं। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताब कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरे तक रास्ते के दोनों ओर जो झाड़ उगे थे, अलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मेरे मन को उदास कर दिया करती। मेन जो कारण था वो यही था उनके उदास होने का। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगता था। एक तो पहला कारण अभी हम जिसका जिक्र कर चुके हैं, स्काउटिंग का कैंप जो होता था उनके यहाँ पर। मास्टर प्रीतम चंद जब हमें स्काउटिंग की परेड करवाते तो लेफ़्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ली विसिल से मार्च कराया करते, फिर राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न या अबाउट टर्न कर कहते, पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक अर्थात जूते, बूटे का अर्थ होता है जूते, जूतों की ठक ठक करते, अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हों, जैसे फौजी एक जवान होता है। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा, यहाँ पर शब्द है प्रयोग रियासत। रियासत का मतलब हुकूमत या शासन। जो हमारे राज्य की जो हुकूमत शासन का जो राजा अंग्रेजों ने उसको 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। और तमिलनाडु में एक जगह कोडाईकेनाल में ही जंग शुरू होने से पहले क्या हुआ, राजा की मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। और जो राजा का बेटा था, सुनने में आया या लोग बाग कहते थे कि वह कहाँ पढ़ रहा है, विलायत में अर्थात विदेश में पढ़ रहा था। इसलिए हमारी जो देसी रियासत थी उसमें भी अंग्रेज़ों की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज़ हमारी रियासत के गांव से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था, क्योंकि राजा नहीं थे तो फिर अंग्रेज़ों की चलने लगी, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ वहाँ से ज़बरदस्ती भर्ती नहीं कर पाए। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। नौटंकी वाले क्यों आते उसका जिक्र भी करेंगे। वे रात को खुले मैदान में शामियाना अर्थात टेंट लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्खरे मतलब किसी को आकर्षित करने के लिए कुछ भी मस्खा लगाना, जैसे हम बोलते हैं मस्खरे, अजीब सी वर्दियाँ पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। और वो क्या पंक्तियाँ हुआ करती थी जिन्हें लेखक आज भी याद करते हुए गुनगुनाता है। भर्ती हो जा रे रंग रूट, भर्ती हो जा रे अठे मिले से टूटे लीतर, उठे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे रंग रूट। और रंग रूट अर्थात
यहाँ फौजी के लिए वर्णन किया है कि तुम फौज में भर्ती हो जाओ और भर्ती होने के बाद तुम्हें देखिए बहुत से फ़ायदे होंगे। अठे का मतलब होता है यहाँ तुम्हें लीतर मतलब जो जूते तुम्हारे फटे पुराने जूते तुम पहन रहे हो यहाँ, और अठे मिलिंदे बूट, और तुम्हें वहाँ पर बहुत बढ़िया नए अच्छी हालत के जूते मिलेंगे। भर्ती हो जा रे रंग रूट। अठे पहन से फटे पुराने उठे मिटे मिलेंगे सूट। और क्या कह रहे हैं, इधर तुम फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो और उधर क्या पहनोगे, सूट पहनोगे। भर्ती हो जा रे रंग रूट। और इन सब बातों से आकर्षित होकर कुछ नौजवान भर्ती भी हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहन जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम भी फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते न देखा था। उनका ठिकना कदम, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाले हुआ करते थे। जो मास्टर प्रीतमचंद थे वह कभी भी हंसते मुस्कुराते नहीं थे। उनका जो छोटा कद था, दुबला पतला गठीला शरीर था और ऐसा चेहरा था जैसे माता के दाग हो उनके चेहरे पर। जैसे माता, आपने सुना होगा कि इन्हें माता हो गई है, उसे माता हो गई हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक दाने छोड़ जाती हैं वो अपने, जो बहुत समय बाद जाते हैं। तो इसी तरह के दाने जो थे वो उनके चेहरे पर थे। और जो उनकी आंखें थी ऐसी थी जैसे बाज की तेज आंखें होती हैं। खाकी वर्दी और चमड़ी के चौड़े पंजों वाले बूट पहने हुए थे। और उनके जो उनके जो बूट थे, उनके जो जूते थे, उनकी जो ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती थी। खुरियां किसे बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो घोड़े के पैरों में लगी रहती हैं, जो तांगे में घोड़े चलते हैं उनके पैरों में लगी रहती है, कट कट की आवाज़ करती हैं, जिसे हम नाल भी बोलते हैं। इस तरह की उन्हें खुरियां लगी रहती थी। और अगले हिस्से में क्या रहता था, ऐसा लगा रहता था जैसे उन्होंने कील ठुकवा रखी हो। मोटे सिरों वाली कील होती थी पंजे के हिस्से, पंजे जहाँ पर होते हैं उस हिस्से में। यदि यह सख्त जगह पर भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखने, अर्थात आप इंग्लिश में शायद जानते हो एंकल, टखने वो होते हैं जो हमारी पिंडलियों से निचला, जो हमारी एड़ी से ऊपर की जो हड्डियाँ निकली रहती हैं, टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर यदि घर वालों से बूट की, हम अगर जूतों की मांग करते थे तो माँ और या बाप हमारे क्या कहते थे कि तुम्हारे टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे भी नहीं चल पाओगे। मास्टर प्रीतमचंद जो प्रीतमचंद मास्टर पीटी मास्टर थे, उनसे हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण क्या था, कारण सिर्फ वही मारपीट। हम सभी को जो मेरी उम्र के थे वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फ़ारसी पढ़ाने लगे थे। अब वह चौथी क्लास में, जो 4th क्लास थी, उसमें उन सबको क्या पढ़ाने लगे, फ़ारसी। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फ़ारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते 1 सप्ताह भी ना हुआ होगा कि प्रीतमचंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में ज़बानी सुनेंगे, ओरल अर्थात ओरल। उन्होंने जब फ़ारसी की कक्षा शुरू कर दी तो फ़ारसी की कक्षा में उन्होंने अगले दिन के लिए शब्द रूप याद करने को दिए और कहा कि कल तुमसे मुँह ज़बानी अर्थात ओरल जिसे आप बोलते हैं, तो आप मतलब सुनेंगे, इन्हें लिखवा कर नहीं देखेंगे, केवल सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उन शब्द रूपों को हमने याद किया, परंतु हम में से केवल 2-3 ही ऐसे लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ ही शब्द रूप याद हो पाए थे। और दूसरे दिन सबका बारी बारी सबका नंबर सुनाने का आ चुका था और एक भी लड़का ना सुना पाया था। तभी क्या हुआ कि मास्टर जी बहुत गुर्राने लगे, अर्थात गुस्सा होने लगे, और उन्होंने क्या कहा, सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीख पड़े, पीठ ऊंची करो। अर्थात ये मुर्गा बनने वाली स्थिति आ चुकी थी और
पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरी जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए भी गिर पड़ते। जब तक मेरी ओर हरबंस की बारी आई, अर्थात जो मेरे पास और खड़ा था, मेरी और हरबंस, जब तक हम दोनों की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले जो शर्मा जी थे, जो प्रिंसिपल थे, वो स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए हुए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। जब वे वहाँ लौट कर आए तो उन्होंने देखा जहाँ लेखक वो सब मुर्गा बने हुए थे, कान पकड़े हुए थे। उस स्थिति को देखकर वह जब देखा उन्होंने तो वह सहन नहीं कर पाए, और शायद यह उनका पहला ऐसा अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता अर्थात उस असभ्यता को सहन न कर पाए और बहुत उत्तेजित हो गए थे। और उत्तेजित होने पर क्या बोले, What are you doing? Is it the way to punish the student of 4th class? Stop it at once. हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी, परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने क्या कहा है, और उन्होंने बताया कि क्या कहा, क्या चौथी श्रेणी को सज़ा देने का यह ढंग है, इसे फ़ौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे में ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की ज़बान पर थी, और वो बात क्या थी कि हेड मास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके, मुअत्तल का अर्थ होता है निलंबित करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी जो नाभा थी वहाँ पर भेज दिया है। वहाँ से अब इनको क्या लानी थी, हरजी लाल नाम के एक शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर थे उनसे मंजूरी लाना अब आवश्यक हो गया था। अगर वो मंजूरी जब तक नहीं देंगे तब तक वह स्कूल नहीं आ सकते थे। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि जो पीटी प्रीतम चंद जो अब तक नाभा से डायरेक्ट बहाल नहीं करेंगे, अर्थात वहाँ से इनकी पुनर्नियुक्ति अगर नहीं होगी तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकेंगे, तब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करके फट जाती। क्योंकि देखिए जब उन सख्त अध्यापक का जब पीरियड आता 4th तो उन्हें यही डर रहता कि कहीं प्रीतम चंद वापस ना आ गए हों, जबकि उन्हें पता था कि जब तक उन्हें पुनर्नियुक्ति नहीं मिलेगी, दोबारा से उनके नियुक्ति लेटर अर्थात उन्हें लेटर नहीं मिलेगा ज्वाइनिंग का दोबारा, तब तक वह यहाँ ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्हें फिर भी डर सताता था। लेकिन क्या होता था कि जब तक शर्मा जी खुद या मास्टर नोहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने नहीं आ जाते थे तो हमारे चेहरे मुरझाए रहते थे, और जब वो आ जाते थे तो हम खुश हो जाते थे। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा अर्थात वह कमरा जिसके 4 दरवाजे हों उसे किराए पर ले रखा था। वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी ने हमें बताया कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं है, उन्हें वहाँ से बर्खास्त कर दिया है, उसकी उन्हें बिल्कुल भी निलंबित होने की चिंता नहीं है। पहले की तरह ही आराम से वह पिंजरे में रखे अपने दोनों तोतों को दिन में कई बार भिगोकर बादाम की गिरियों को छीलकर उनके छिलकों को उतारकर उन्हें खिलाते रहते हैं और उनसे बातें करते रहते हैं। उनके वे तोते हमने कई बार देखे थे, लेखक कह रहे हैं उनके तोतों को हमने भी कई बार देखा था। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर पर काम करने जाया करते थे। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से आज देखो कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं। अर्थात वह कह रहे हैं कि वह इतने सख्त होने के बाद भी अपने इन तोतों से मीठी मीठी बातों को कैसे कर लेते थे। क्या उन तोतों को उनकी दहकती और ऐसी भूरी आँखों से डर नहीं लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थीं। बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे, इन्हें अनोखा या इन्हें सर्वश्रेष्ठ अर्थात अनोखा मतलब जिस पर कल्पना न की जाए एक अनोखी बात ही हम इसे मानते थे।
तो ये चैप्टर आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस पार्ट को 2 वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरा चैप्टर को समझा दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप इसके प्रश्न के उत्तर आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे और अन्य कोई भी समस्या के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।